चलिए भाई स्टार्ट हो गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। आज की इस क्लास के अंतर्गत बात करने वाले हैं सीडीपी के। कल हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन कर लिए थे इस पेपर के। बाकी के क्वेश्चंस का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये जो क्लास होगी आपकी सीडीपी से रिलेटेड होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी से। और अभी तक हम 30-32 की क्लास कर चुके हैं, बाकी आगे की क्लास आपकी कंटिन्यू है और पर डे ये आपको क्लासेस मिल रही हैं। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो ये आपका, या आप ऐसा हो सकता है ना पहुंच पाए हो हमारे पास। क्लियर है? तो आप लोग क्लासेस को लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऑथेंटिक चीज़ें करा रहे हैं, पेपर के सॉल्यूशन को करा रहे हैं। डायरेक्ट पेपर से आपको चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। बाकी हमारा और कोई उद्देश्य नहीं, आप पेपर को कीजिएगा तो सीटेट आपका ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाएगा। हमें ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, बाकी आप लोग सब कुछ जानते हैं, जगह जगह से हो सकता है घूम कर भी आए हो। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हितल घर में गुजराती बोली बोलती है। ये पेपर है 29/12/2021 का पेपर है। हैतल घर में गुजराती बोली बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रभाव है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, वह यह भाषा नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? हैतल गुजराती बोलती है, इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रभाव है, उसके विद्यालय में निर्देश माध्यम हिंदी है। यानी कि ये जो मान लीजिए वह हैतल का विद्यालय है और इसके अंदर तो हिंदी पढ़ी जाती है। किसकी बात की जाती है? हिंदी की बात की जाती है। लेकिन अगर बात की जाए हैतल की, तो जो हैतल है वो आपको क्या जानती है? सॉरी, हैतल हैतल क्या जानती है? ये गुजराती भाषा जानती है। क्लियर है? क्या जानती है? गुजराती भाषा। अब ये भाई साहब हैतल इस विद्यालय में पढ़ने को आती है, तो क्या एज अ टीचर, एज अ स्कूल को क्या करना चाहिए उसके लिए? हैतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए। आप हैतल की बेइज्जती थोड़ी करेंगे कि आप गुजराती जानते हो। जो भी सीख कर आई है, जो भी उसकी मातृभाषा है, उसमें समझाने की कोशिश करेंगे। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों के अंतर्गत देखने को मिलती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, तो उसका आदर सम्मान आप करोगे। बच्चे जो भी लेके आते हैं, अपने समाज से जो भी लेके आते हैं, अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जो भी लेके आते हैं, उसको एक धरोहर के रूप में आप मानोगे। टीचर एक सुविधादाता के रूप में होता है, ना कि किसी अन्य फॉर्मेट में। क्लियर है मेरे भाई? तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही निपट जाएगा। सेकंड है, बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना। बहुत अच्छी बात है, और यही बात तो मैंने अभी बोली थी, आप बच्चे की लैंग्वेज का सम्मान करेंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो ये तो बात ठीक लग रही है। तो बच्चे जो क्लासरूम के अंदर हो सकते हैं, वो मल्टी लैंग्वेज बच्चे हो सकते हैं, बहुभाषी बच्चे आपको देखने को मिल सकते हैं, और उसको उनकी मातृभाषा का आपको क्या करना है मेरे भाई? सम्मान करना है, और उनके करने के लिए कहना भी है। बात तो ठीक है। अध्यापकों को हैतल से कहना चाहिए कि उसने कुछ भी घर में सीखा है उसे भूल जाए। क्या कोई कुछ सीख जाए उसे भूल सकता है कभी? पहली टीचर माँ है, माँ से उसने जो सीखा है क्या उसको कभी भूल सकती है? टीचर को कहिए कि आप अपनी सैलरी लेकर निकलिए, विद्यालय में आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्योंकि जब आप हमें पढ़ा ही नहीं सकते, आप हमारी संस्कृति का, अगर गुजराती लैंग्वेज है या पंजाबी है या हिंदी है, उसका सम्मान ही नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे? एज अ लैंग्वेज आपको सम्मान करना पड़ेगा। क्लियर? हैतल को उसके अनुभाग में भेज देना चाहिए, और जिससे निर्देश के माध्यम अंग्रेजी हो। आप यानी कि डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ से उठाइए वहां पटक दीजिए, वहां से उठाइए वहां पटक दीजिएगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि आप क्या कर रहे हो? भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को क्लासिफिकेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, वर्गीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं, एक डंडे में हाँकने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर निरर्थक होगी, गलत होंगी। इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बी फॉर बउआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से प्रश्न ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए, सीटेट कभी ऐसा करता नहीं है। पान से रिलेटेड प्रश्न आए, जेंडर से रिलेटेड प्रश्न आए, स्कीमा से रिलेटेड प्रश्न आए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड प्रश्न आए, प्रगतिशील कक्षा से रिलेटेड प्रश्न आए, समावेशी कक्षा से रिलेटेड प्रश्न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एग्जामिनेशन में हर पेपर में यही देखने को मिलता है, जो स्टूडेंट करके जाता है वो अच्छा परफॉर्म करके जाता है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, जेंडर के बारे में क्या है? जन्म के समय निर्धारित होता है, ना जीना। आनुवंशिकता विशिष्टताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, ना जीना। सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, बात तो ठीक लग रही है, लेकिन समाज के द्वारा भी नहीं होता। एक आंतरिक गुण है,
ये भी नहीं। तो अब बोलोगे सर सब तो आपने गलत कर दिए, सभी तो आपने गलत कर दिए, इसमें से सही कौन सा है? ना कोई ना कोई तो सही होगा। आनुवंशिक विशिष्टताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, क्योंकि जो बच्चे के अंतर्गत जीन्स देखने को मिलते हैं वो उसके माता और पिता के द्वारा देखने को मिलते हैं। क्लियर है? गुणसूत्रों की बात करें तो कुल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। ठीक, जिसमें एक्स एक्स और एक्स वाई। एक्स एक्स यहाँ पर लड़का, ये लड़की। एक्स वाई लड़का या लड़की, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर है। क्लियर है मेरे भाई? तो सेकंड ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इस लगाइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है दावा या असर्शन बोल सकते हो, स्टेटमेंट भी कह सकते हो आप। अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आकलन का, मूल्यांकन का विविध तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है मेरे भाई। क्लियर? तो ए सही है, इस बात को तो हम समझ लेंगे। क्लियर है? ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 तो गलत हो गया आपका। अब यहाँ भी आप 33% पर तो कहीं ना कहीं पहुंच ही गए। तर्क है, मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना है। आप कभी भी निष्पादन करने की बात आएगी, निष्पादन का मतलब होता है उनका अनुपात निकालने की कोशिश आप कर रहे हो मेरे भाई। अनुपात का मतलब हो गया कहीं ना कहीं आप उनको बांटने की कोशिश कर रहे हो, उनके बीच में कंपैरिजन की बात कर रहे हो, तुलना की बात कर रहे हो। आप तुलना नहीं कर सकते। तो आर तो सरासर गलत है, ये बात ठीक है। आर सही है, ये गलत, सही है, ये गलत। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। सी फॉर चंदू की चाची से कहो ना प्यार है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? प्रोग्रेसिव क्लासरूम की विशेषता नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी? बताइए क्या होगा? बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता, ये तो कहीं ना कहीं विशेषता होगी। लचीला समूह होना, फ्लेक्सिबिलिटी होना ग्रुप्स के अंतर्गत, ये भी ठीक है। गतिशीलता भी बहुत अच्छा है। दंड पुरस्कार का प्रयोग करना, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इसी वजह से फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, डी फॉर, यानी कि डी आंसर सही होगा। डी फॉर दिल्ली से मुझे प्यार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राशि ने बच्चों के अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम। राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। कहीं ना कहीं बच्चों को क्या किया जा रहा है यहाँ पर, आप बोल सकते हो लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। क्या होगा? करके सीखने पर बल दिया गया है। बाल केंद्र शिक्षा होगी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी। बाकी तो ये गलत ही है। उपदेशात्मक नहीं होगा, कंठस्थीकरण आपका सही हो ही नहीं सकता। ए इज द राइट आंसर। ए फॉर आओ मिलते हैं कभी किले पर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोगात्मक अधिगम को खा। तो समावेशी कक्षा की बात करें, इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करें, तो जो कोऑपरेटिव लर्निंग है और कोऑपरेटिव लर्निंग को अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए, बात ठीक लग रही है। रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करती है, स्टेरियोटाइप्स का निर्माण ये नहीं करती है। स्टेरियोटाइप्स का निर्माण करती है आपके जेंडर वाइज। क्लियर? अधिगम प्रतिफलों के लिए कम करती है, ना जी ना, कुछ नहीं होगा। बस सेकंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी फॉर बहुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, फास्ट फास्ट क्वेश्चंस को करते जाएंगे, क्योंकि आपके लिए एक एक मिनट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? यानी कि जो अति पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं, सुविधा वंचित वर्ग से आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए, ना जी ना। विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग बनाने के लिए, ना जी ना। योग्यता आधारित समूह बनाने के लिए
कभी भी समूह नहीं बनाएंगे। सहयोगात्मक समूह बनाना चाहिए जो कि अधिगम को संवर्धन के लिए समूह में विविधता का इस्तेमाल कर सके। यहाँ पर सीरिएशन की बात नहीं आएगी, डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं आएगी, क्लासिफिकेशन की बात नहीं आएगी, वही हमारा आंसर होगा। जहां विविधता की बात की जाए, संवर्धन की बात की जाए, समझ जाइएगा आपका आंसर कहीं ना कहीं जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली से मुझे प्यार है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइएगा। और ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, लगभग 5-6 पेपर में अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ ADHD से रिलेटेड। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार। इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चा जो होता है वो व्याकुल हो जाता है, मतलब लंबे समय तक क्लास नहीं ले सकता। 2 घंटे की क्लास है तो बच्चा उसको ले नहीं सकता 2 घंटे की, वो व्याकुल हो जाता है, आकुल हो जाता है, क्लियर, ध्यान नहीं लगा पाता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे बच्चे को आप क्या करोगे, उसको पार्ट्स में बदल बदल कर आप क्लासेस लेने की कोशिश करोगे, कहोगे कि भाई 15-15 मिनट की क्लास ले ले तू, इकट्ठा क्लास अगर नहीं ले पा रहा है, क्लियर है। तो उच्च संरचना कक्षा में जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक रूप से अनुदेश होते हैं, काफी अच्छी लैंग्वेज है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था हो, विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करें। यहाँ पर आकुल नहीं होगा बच्चा, यहाँ पर क्या है, विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करें, यानी उसे 15 मिनट अच्छा लग रहा है पढ़ना तो 15 मिनट पढ़ेगा, उसके बाद वो फिर खेलने लग जाएगा, फिर 15 मिनट पढ़ लेगा। तो यहाँ पर वो व्याकुल नहीं होगा, आकुल नहीं होगा, ध्यान लगा पाएगा कहीं ना कहीं चीजों का। पार्ट्स में बढ़ जाएंगी चीजें, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आगे भी पढ़ लेते हैं। जहां विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, स्टैंडर्डाइज पैटर्न हो गया कि आपको तो फर्स्ट सीट पे बैठना है। मान लो रामू को फर्स्ट सीट पे बैठना है तो बस रामू फर्स्ट सीट पे ही बैठेगा, बाकी तो सब झकमर आए, क्लियर, ऐसा नहीं हो सकता। कक्षा जहां अध्यापक उच्च स्तरीय चिंतन स्तरीय कार्य जटिल अनुदेश द्वारा होता है, काफी अच्छी लैंग्वेज है, कोई फायदा नहीं है पढ़ने से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी फॉर भागवत का आनंद लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भागवती तो है भाई, आपके लिए तो एक भागवत से कम थोड़ी है। नेक्स्ट, एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक या प्रगतिवादी बुद्धि। कहीं ना कहीं इन बात की बात की जाए तो ये जो बुद्धियों की बात की गई है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार की गई है। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे, जिसके अंतर्गत आपको इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस देखने को मिल जाएगा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस देखने को मिल जाएगा आपको, स्पेशल इंटेलिजेंस देखने को आपको मिल जाएगा, लिंग्विस्टिक, और इसके बाद अगर बात करें वही आ जाता है घूम फिर के, क्लियर। इसके बाद बात करें मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात की गई, इसके बाद बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात की गई, तो कुल मिलाकर 8 प्रकार की बुद्धियों की यहाँ पर बात की गई है, क्लियर है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा सही जवाब, एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या बोलते हैं मेरे भाई, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ये होगी आपकी व्यवहारिक बुद्धि का पार्ट होगा, जो कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार तो व्यवहारिक बुद्धि की बात ही नहीं की गई थी, 9वीं बुद्धि इसको बात की गई थी जो कि किताबों के अंदर नहीं लिखी गई है, फिर भी आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन पेपर में व्यवहारिक बुद्धि अगर हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि की बात की जाती है तो 8 ही बताई जाती है, कहीं कहीं किताब में 9 भी लिखी हैं, क्लियर। वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्य रूप से किस में दिक्कत आती है, पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है, इसको मेरे भाई बोलते हैं डिसलेक्सिया के नाम से इसको हम जानते हैं, क्लियर। तो पढ़ने लिखने में इस प्रकार के बच्चे को समझ दिक्कत आती है, क्लियर। बाकी इसमें कुछ नहीं होगा। बाकी बात करें, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास का फायदा ले सकें, क्लियर है मेरे भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।